क्षमा चाहता हूँ, समय से कुछ देर हूँ, कुछ मिनट। जल्दी शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी। नाम कौन बोल? शुरू हो गया। लाइव हो गया। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नाम नहीं लूँगा इसलिए आप लोगों का नाम, क्योंकि कुछ लोगों को धमकियाँ दी जा रही है। कुछ विकास दुबे जैसे शख्स शिवहर के धरती पे भी पैदा हो गए हैं। वो लगातार लोगों को, युवकों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लाइव में कुछ चर्चा ऐसे व्यक्ति पे भी जो विकास दुबे और बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़ा चर्चा उस पार्ट पे भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, जुड़ जाएं। शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बागमती मैया को प्रणाम, बाबा भुवनेश्वर नाथ को की जयकारा, हर हर महादेव। आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आज बिहार में इसकी कुल संख्या 25,000 को पार कर गई है और पूरे देश में इसकी संख्या 10 लाख के भी ऊपर जा चुका है। तो वास्तव में ये चिंतनीय विषय है। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सावधानी सावधानी बरता जाए और सावधानी में चूक नहीं हो। कम से कम घर से निकले। बिहार में वैसे भी 31 तारीख तक लॉकडाउन है। घर से कम निकले, जरूरत हो तभी घर से बाहर आए। 2 गज की दूरी मेंटेन करें, दूरी जरूरी है। चेहरे पे मास्क लगाएं, मास्क नहीं है तो गमछा का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर जाएं आए तो एक तो कम से कम बाहर जाएं, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। घर से आने के बाद सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथ धोए, साफ सफाई मेंटेन रखें, दूरी बनाएं, कम से कम लोगों से मिलें। कम से कम शादी विवाह रिश्ते किसी भी क्रिया, सामाजिक क्रिया में कम से कम शामिल हों इस समय। और दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये समय वास्तव में हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें जीतना है, इस बीमारी से विजय पाना है। और इसके लिए हमारी दृढ़ संकल्पता और प्रशासन के साथ सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी बात, मैं बाढ़ को लेके भी थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि बाढ़ का भी समय आ गया है। बारिश लगातार हो रही है, तो इसके बारिश की वजह से जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को बोलते हैं फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड आने के भी जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस समय हम कुछ सावधानी बरतें। वो सावधानी क्या है? तो सबसे पहले जितने भी बिजली के उपकरण हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दें। उसको चार्जिंग में ना लगाएं, डिस्कनेक्ट करके ना रखें। जब जरूरत हो सावधानी में अपनी नज़रों के सामने ही कनेक्ट करें, इस्तेमाल करें और डिस्कनेक्ट करके अलग रखें। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, जो बिजली के उपकरण हैं, उसको जमीन पर ना रखें, ऊंचाई पर रखें। अगर आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, पहली मंजिल है, 2 मंजिल का मकान है तो ऊपर रखें, नहीं तो ऊंचाई पे रखें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बाढ़ से सुरक्षा। और जो बिजली के मीटर वगैरह अगर नीचे लगे हुए हैं तो उसकी भी ऊंचाई बढ़वा दें। वो ऊंचाई पे रखें। बिजली के जितने भी सामान है ऊंचाई पे कर दें। दूसरा क्या है, आपको हमेशा रेडियो और टेलीविजन पर कान लगाए रखना है। आपको रेडियो और टेलीविजन को सुनते रहना है, जिसमें समय समय पर प्रशासन और सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा सकता है, सूचनाएं दी जा सकती है। क्योंकि इस समय क्या है, पोजीशन इतना खराब है, नेट नहीं चल रहा है, बिजली ठीक से नहीं आ रही है। तो इस वजह से क्या है, आपको इंटरनेट से जुड़े रहने की संभावना कम हो जाती है। इंटरनेट से कम लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे स्थिति में कोशिश ये करना है कि आप रेडियो से ज़्यादा जुड़े रहें। रेडियो में सेल इस्तेमाल होता है, इसलिए रेडियो से कनेक्टिविटी बनी रह सकती है। और रेडियो एक अच्छा माध्यम है मास कम्युनिकेशन का। और इससे आप विभिन्न सूचनाएं सरकार से और प्रशासन से संबंधित, बाढ़ से संबंधित जो सरकार और प्रशासन सूचनाएं देती है उस समय समय पर आपको मिल सकता है। तो अब साथ में जो स्ट्रीम है, ड्रेनेज है, नदी है, छोटी छोटी जल धाराएं बहती है, तो उसके उस पर नजर रखें, उससे दूरी बना के रखें, ऊंचाई पर रहें। और मेन स्विच जो बिजली का है उसको बंद कर दें।
वो तभी चालू करें जब आपको जरूरत हो, अदरवाइज बंद रखें। और आपको इस समय ये कोशिश करना है, मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहूंगा कि पानी का जमाव या पानी का बहाव अगर 6 इंच है कहीं, तो उसमें संभल के भी चलने की जरूरत है, क्योंकि आपके पाँव के उखड़ने की संभावना होती है। और 6 इंची तक जहाँ पानी का जमाव है उसमें संभल के उसको पार कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 12 इंची है पानी का जमाव, तो कम कोशिश करें उसे पार करने की, नाव का सहारा ले या किसी ऐसे साधन का जिससे कि पार किया जा सके। अच्छा, ऐसे जहाँ 12 इंच पानी है वहां कार को भी ना ले जाएं, क्योंकि 12 इंच के तक पानी, जहाँ 1 फुट तक का पानी भरा होता है उसमें कार में पानी घुसने की संभावना होती है और कार फ्लोट कर सकता है। 2 फुट तक अगर पानी हो तो बिल्कुल कार उसमें ना ले जाएं या कोई मोटरसाइकिल ना ले जाएं, क्योंकि उसके बहने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको बताया मैंने 6 इंच, 12 इंच पानी और 24 इंच पानी, मतलब 2 फुट। तो इन सब पानी थोड़ा सा ध्यान रख के, सावधानी बरत के, 24 इंच जिसको 2 फुट बोलते हैं उसमें तो कम से कम कार ड्राइविंग की कोशिश ना करें, टायर बैलगाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल घुसाने की कोशिश ना करें। ऐसी एक आध दो वीडियो हमारे पास आई है जिसमें टायर बैलगाड़ी लेके घुस गए, वो बाद में वो बैलगाड़ी समेत बैल भी बह गया और दोनों बैल, जोड़ा बैल मर गया। तो ऐसे ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं। कोशिश कीजिए डंडे का इस्तेमाल करके, ताकि जमीन की जो फर्मनेस है, जमीन की जो दृढ़ता है उसको चेक कर सकें और ठीक से आप सुरक्षित रहें। हमारी ये कोशिश है। बाढ़ जब चली जाए, जब पानी धीरे धीरे सरक जाता है, पानी निकल जाता है, तो उसके बाद आपको पानी, जो पीने वाला पानी है, इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए साफ और स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें। वो पानी पीने लायक है या नहीं, तो कृपया कोशिश ये करें कि आप उसे उबाल लें। पानी को अगर उबाल के पीते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बाढ़ वाले सीजन में पेट से संबंधित बीमारी होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पानी आपका संक्रमित हो जाता है। दूसरा, ऐसा घर जिसमें पानी घुस गया था, पानी की एंट्री हो चुकी थी, तो ऐसे घर में जल्दी ना जाएं, क्योंकि इसका दीवार या नींव कमजोर हो सकता है। ऐसे घर की गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे घर में प्रवेश से पहले इस घर की मजबूती को चेक करवा लिया जाए। प्रशासन को, आप इसके लिए प्रशासन का सहायता ले सकते हैं। प्रशासन को फोन करके, 112 नंबर है, उस पर फोन करें, प्रशासन को बुला सकते हैं। 112 नंबर, ध्यान रखिएगा। आप प्रशासन से किसी भी तरह की अगर आप सहायता चाहते हैं तो 100 नंबर कॉल ना करें, क्योंकि 100 नंबर कॉल सिर्फ पुलिस के लिए होता था। अब ये चेंज हो गया है, अब ये 112 नंबर है, 112। ये नोट कर लीजिए, 112। ये 112 नंबर पे आप किसी भी तरह की सहायता प्रशासन से पा सकते हैं। इसलिए आज की डेट में पूरे भारत में 112 नंबर होम मिनिस्ट्री के द्वारा चालू कर दिया गया है, और 112 नंबर पे कॉल करके आप हर तरह की सहायता इस बाढ़ में भी ले सकते हैं। इसलिए 112 नंबर जरूर नोट कर लें। फिर से मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 112, 112, 112। अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। किसी भी तरह की सहायता, अगर कोई सांप एंट्री कर जाता है, किसी भी तरह की कुव्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, या फिर आपको आपके मकान में कोई समस्या है, किसी भी तरह की समस्या आती है, इवन बिजली से आग लग जाती है, या एम्बुलेंस चाहिए, या किसी भी तरह की और सहायता चाहिए, मेडिकल सहायता चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, 112, 112। 112 नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर आपको काम देगा। तो आप घर में जब पानी निकल जाता है तो 112 नंबर से आप प्रशासन को बुला के अपने घर की मजबूती चेक करा सकते हैं। और फिर अगर प्रशासन आपको कहती है कि आपका घर मजबूत है और आप इसमें रह सकते हैं या आवास के लायक है, तो आप उसमें एंट्री करें। तो दोस्तों, ये बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, इसमें आपको सतर्कता जरूरत है। एक टॉर्च जरूर रखें रात में। टॉर्च से आपको जो छोटे छोटे सरीसृप वर्ग हैं, जानवर हैं, छोटे छोटे जैसे सांप हैं, इन सब से बचाव का, तो एक टॉर्च भी अपने साथ रखें और एक लाठी अपने साथ जरूर रखें। ये दो चीजें इस समय आपको बहुत काम आएगी। तो सुरक्षित रहें और इस बाढ़ में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, अब इसके साथ हम शुरू करेंगे जो हमारी सीवर की समस्याएं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं कि कमरौली, मैंने लास्ट लाइव में, जो लाइव मेरा 10 था, उसमें कमरौली के स्कूल में निर्माण की हमने वीडियो डाली थी अपने लिंक पे। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों कि उसमें जो घटिया से घटिया क्वालिटी के ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, और घटिया क्वालिटी का बालू का इस्तेमाल हो रहा है, जो बागमती नदी का बालू है उसका इस्तेमाल हो रहा है, खेत के बालू का इस्तेमाल हो रहा है, घटिया सरिया का इस्तेमाल हो रहा है, लोहे के छड़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, अब ये लॉकडाउन चल रहा है, 16 से 31 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन है। इसके बावजूद भी
क्या वजह है कि कमरौली के स्कूल में अभी भी निर्माण का कार्य जारी है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो घटिया ईंट और जो घटिया सीमेंट है, मैंने आपको बताया था उसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी के सीमेंट कोणार्क का इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो वो प्रभारी है उसके द्वारा वहां पर चल रहे घटिया सामान के को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए इस लॉकडाउन की स्थिति में भी वहां निर्माण कार्य जारी है। तो प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, डीएम को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां लॉकडाउन में कैसे काम चल रहा है इस बात का संज्ञान लें, और वहां जुर्माना करे, उस काम को रुकवाए। बात तो ये क्लियर है कि वहां पे काम लॉकडाउन में भी जारी रखना कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इस तरफ संकेत करता है। तो दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ये मैं समस्या के तरफ आपको ध्यान दिलाता रहता हूँ। दोस्तों, एक अभी आपको बताऊं, जो शिवहर में जो स्थिति है वो आपसे कुछ छुपा नहीं है। सड़कों की स्थिति आप देख रहे हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, रोज वीडियो आता है हमारे पास, रोज कीचड़, हर जगह कीचड़ भरा हुआ है, हर जगह हालात दयनीय और जर्जर हैं। गांव में भी ऑलमोस्ट यही स्थिति है और यही हालात है। फिर भी शिवहर की स्थिति को ध्यान देना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि शिवहर का जो पुराना सदर अस्पताल है, जिसको मातृ एवं शिशु अस्पताल बोलते हैं, उसमें पानी जल जमाव आप देखेंगे बहुत ही बुरे कंडीशन में है। जल जमाव हमेशा रहता है उसमें। इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, आपका जिला अधिकारी डीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष। सीधे तौर पे ये सारे जिम्मेदार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष मूल रूप से जिम्मेदार है। आप बताइए, शहर के बीचों बीच, शहर के नाक पे एक आपका सदर अस्पताल है पुराना, मातृ एवं शिशु अस्पताल, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है। आप दयनीय, इतना जर्जर है, पानी भरा होता है, वहां मरीज ठीक पहुंच नहीं सकता, और वहां सारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, वहां दवाइयों की भी कमी है, डॉक्टर भी नहीं होते, सारे स्टाफ भी नहीं होते। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आपका सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन, डीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत अध्यक्ष। दोस्तों, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का एक काला चिट्ठा आज आपके सामने लेके आया हूं। नगर पंचायत अध्यक्ष के कितने चिट्ठे हैं मैं आपको कितना बताऊं। पहले भी बता चुका हूं कि 12,000 रुपया नक्शा बनाने के नाम पे लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ये हमेशा 50,000 से लाख रुपया चार्ज करता है। ये अपना इतना पैसा अर्जित करके ये आलीशान मकान बना रहा है। तो ये नगर पंचायत अध्यक्ष कुल मिला के बहुत ही भ्रष्टाचारी और चोर किस्म का आदमी है। पैसा आपका हक मार के नगर। अभी मेरे पास एक सूचना आ रही थी कि जो जगदीश नंदन सिंह द्वार है, आप उसके अंदर देखिए पोजीशन, गर्ल्स हाई स्कूल जो गुदरी तक रोड जाता है, उस सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय और जर्जर है। वहां हमेशा पानी लबालब भरा होता है। अभी मुझे खबर आई कि 1 डेढ़ साल पहले, अब मैं इस खबर की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी मुझे ये खबर आई है कि इसको बनाने के नाम पर पैसा 1 साल पहले ही उठ चुका है। जगदीश नंदन सिंह पथ के निर्माण के नाम पर कई करोड़ रुपया कुछ 1 डेढ़ साल पहले ही उठ चुका है। तो क्योंकि अभी मुझे सत्यता ये पता नहीं चली है, मैं कागज में प्रूफ के साथ आपको डालूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 18 मई को 18 जून को 18 जून को मैंने तीन उनके पास भेजे थे, 3 आरटीआई नगर पंचायत। तो आप देखिए, यह आरटीआई का जवाब आया है मेरे पास, ये साफ आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे नीचे ये मुझे कह रहा है 2 लाख रुपए आप जमा कराएं। दोस्तों, ये आरटीआई का जवाब आया है। आप देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ है कार्यालय नगर पंचायत शिवहर, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जवाब आया है दोस्तों। इसमें क्लियर इन्होंने लिखा है कि 2 रुपए पर पेज के हिसाब से आप 2 लाख रुपया जमा कराएं और तब आपको मिलेगा। जिसके जवाब में मैंने पहले ही इनको लिखा था दोस्तों कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपलब्ध कराया जाए, या तो सीडी में दीजिए या पेन ड्राइव में दीजिए, और पेन ड्राइव और सीडी का पैसा मैं आपको जमा करा दूंगा। बावजूद इसके इन्होंने मुझे ये कहा कि 1 लाख पेज हैं। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने इनसे 2015 से 18 तक का मांगा है। मैंने मांगा कि कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराया है, कितने कितने फंड आए आपके पास, कितने फंड का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, मैं इनका ऑडिट रिपोर्ट देख रहा था 2017-18 में, काफी घोटाला है। इन्होंने ऑडिटिंग रिपोर्ट में ही खुद जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने खुद लिखा है कि ये किसी भी चीज का मेंटेनेंस, जो अकाउंट की एंट्री है, इनके यहाँ प्रॉपर नहीं है, काम इनके यहाँ तरीके से नहीं होता है। आप 2017-18 का ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें सीए का ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये ये पोजीशन है। मैंने 3 दिए थे, 2 का जवाब
एक का जवाब तो इन्होंने 2 लाख रुपए मांग के मना कर दिया, और जिसके लिए मैंने फर्स्ट अपील की तैयारी कर ली है। फर्स्ट अपील मैं कल डालूंगा, और 2 सूचना इन्होंने अस्पष्ट दिया है, तो तीनों की अपील हमने डाल दी है। तो 3 मैंने आरटीआई लगाया हुआ था इनके यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष में, और के नगर पंचायत में, शिवहर नगर पंचायत में लगाया हुआ था। मैं आपको अगले दिन जो इनका ऑडिट रिपोर्ट है वो भी कॉपी आपके सामने रखूंगा, किस तरह का भ्रष्टाचार और घोटाला है। जो ऑडिटर है वो खुद इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा घोटाला है। मैं अपने टीम के मित्रों से कहूंगा कि दोस्तों, मेरे टीम के जो लोग अभी यहाँ इलेक्ट्रिकल जो हमें टेक्निकल टीम है, उसको कहूंगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास, उसकी कॉपी आप लिंक में डाल दें। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार साफ साफ स्पष्ट होता है कि इनका ऑडिटर भी क्लियर कहता है कि इनका भ्रष्टाचार है यहाँ पे बहुत है। जितने भी फंड आते हैं उस फंड का इस्तेमाल नहीं होता, फंड का ही पता नहीं है, फंड कुछ उठ जाता है, पता ही नहीं चलता, काम का दिखा दिया जाता है कागजों पे, और सही नहीं होता। तो दोस्तों, ये नगर पंचायत का पोजीशन है। और अभी दूसरे मुद्दे की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं कि आरटीआई, मैंने 8 आरटीआई समाहरणालय में भी लगाया था, कलेक्टोरेट में, जिसमें से सिर्फ एक का जवाब आया है। मैंने मुर्गी पालन फार्म मशीन के बारे में पूछा था। उसको बोलते हैं हैचरी मशीन। ये हैचरी मशीन विधायक के कुछ खास व्यक्तियों को दे दिया गया है, बिना किसी नियम्स और नॉर्म्स का पालन किए हुए। तो उसके बारे में मांगा था, तो मैंने मांगा तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैंने किसी को हैचरी मशीन दिया ही नहीं है, जबकि 2 हैचरी मशीन अलॉट हुए हैं। दोनों हैचरी मशीन जो है विधायक के रिश्तेदार के घर में गया है। और इसके अलावा जो 7 आरटीआई है उसके टाइम पूरा हो गए, और अभी तक मुझे उस 7 आरटीआई की सूचना नहीं दी गई है, जिसके लिए मैं अपील अब इस वीक में, इस सप्ताह में डाल दूंगा। दोस्तों, ये है कुल। अब मेरे जैसा एडवोकेट को जब ये सूचना नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और इस तरह से हरास कर रहे हैं, तो मैं अब अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आप लोगों का शिवहर में क्या परिस्थिति होगा और किस तरह से डराया और धमकाया जा रहा होगा। आइए दोस्तों, मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नया गांव पूर्वी पंचायत है उसमें 40 लाख रुपया इनका नल जल योजना का काफी दिनों से रुका हुआ था। नया गांव पूर्वी के जो मुखिया हैं, उसके पुत्र श्री नारायण सिंह, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब ये पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने खुद डीएम से इसके बाबत बात की, मैंने खुद इस पॉइंट को कई बार अपने लाइव में उठाया, मैंने खुद फेसबुक पोस्ट पर इस पॉइंट को कई बार उठाया, और अभी 10-12 दिन पहले उनको ये डीएम ने 40 लाख रुपया रिलीज कर दिया। तो दोस्तों, इसमें हमारी भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, और आप सबकी मेहनत है। इस मेहनत के बाद आपको 40 लाख रुपया मिल चुका है अब नल जल योजना का काम कराने के लिए नया गांव पूर्वी पंचायत में। आप काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूं कि आपका काम ठीक चल रहा है। लेकिन अगर काम में कोई शिकायत आती है तो आप जनप्रतिनिधि हैं और मैं जनता हूं। मेरा यह फर्ज बनता है शिवहर का वासी होने के नाते कि मैं आपको अब किसी भी बाबत सूचना आपको जरूर पहुंचाऊं। तो नल जल योजना में काम की गड़बड़ी आ रही थी धनहरा में, वार्ड नंबर 12 में। वहां ये सुनने में आया है कि जो बोरिंग किया गया है वो मात्र 300 फीट किया गया है, जबकि बोरिंग 500 फीट करने की व्यवस्था है। दूसरा, जो पाइप इस्तेमाल हो रहा है उस पाइप की क्वालिटी घटिया है। इन दोनों के बाबत, और उसकी जितनी मोटाई होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। इसके बाबत जब मैंने फेसबुक पर इसका वीडियो डाला और इसके कुछ पोस्ट डाले दोस्तों, तो मुझे श्री नारायण सिंह और उनके गुर्गों के द्वारा धमकी देने की कोशिश की जा रही है। बेकार बेकार अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कि ये अपने आप को विधायक का प्रत्याशी बताते हैं, और मैं ये बताऊं, ये विकास दुबे बनने की कोशिश करते हैं। ये विक्की यादव मर्डर केस में मुख्य अभियुक्त हैं, और जिसमें ये जेल में भी रह चुके हैं, ये जमानत पे बाहर हैं। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपकी जमानत भी कैंसिल करा के दोबारा आपको जेल कैसे भेजा जा सकता है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसलिए मुझसे अगर आप तमीज में रहेंगे, सही से रहेंगे, तो मैं आपका कहीं ना कहीं मदद ही करूंगा, और अगर बदतमीजी पे उतरेंगे तो हमारे पास उन सब का जवाब है। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह की धमकी और जिस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल आपके और आपके ग्रुपों के द्वारा किया जा रहा है, वो सरासर गलत है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देता। अगर ऐसे जनप्रतिनिधि को राजद भावी प्रत्याशी बनाती है और भावी उम्मीदवार बनाती है,
तो ये शिवहर की जनता का अपमान है, क्योंकि एक विकास दुबे सत्ता के गलियारे में घुसना चाहता है गलत रास्तों के द्वारा, और इसका मैं प्रतिरोध करता हूं, इसका मैं विरोध करता हूं और शिवहर की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को, जो कि उपयुक्त ही नहीं है इस उम्मीदवार के लायक, आप कतई इसका साथ ना दे और इसे किसी भी हालत में अपना कीमती वोट देकर शिवहर के माहौल को खराब ना करें। दोस्तों, मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप कोई भी गलती करेंगे, आपके तरफ से कोई कमी होंगी, तो मैं जनता होने के नाते मैं आपको जरूर फोन करूंगा। मैं जरूर अपनी समस्या को फेसबुक लाइव के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उठाता रहूंगा दोस्तों। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं एक इस वकील को डरा दूं और धमका दूं, तो मैं उन और ये वकील चुप हो जाएगा, तो मैं सच का वो सारथी हूं जो किसी भी परिस्थिति में सच का साथ नहीं छोड़ने वाला, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, और कोई भी विकास दुबे को शिवहर में नहीं उठने देने वाला। आप ये कान खोल के सुन ले दोस्तों। अभी आप मेरे पोस्ट पे देखेंगे, मेरे पोस्ट पे दो चार व्यक्तियों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जो इनके कहे पे किया है और इनके गुर्गे हैं, जो इनके कहे पे किया है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, और मैं इसका संज्ञान लूंगा। और कृपया आप इस चीज को ध्यान में रखें। मैं शिवहर की जनता से फिर अपील करता हूं कि किसी विकास दुबे को सत्ता के गलियारों में ना घुसने दें। ऐसे ऐसे लोग समाज के लिए कोड़ हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता के गलियारे में पहुंच जाएंगे तो किसी भी हालत में आपका भला नहीं करेंगे। जब ये मुखिया होने के बाद, मुखिया के पुत्र होने के बाद ये आपकी बात को नहीं सुन सकते, आप समझ सकते हैं कि विधायक होने के बाद ये आपका कितना बड़ा नुकसान करेंगे। या आपका कभी भी भलाई नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति सिर्फ डरा और धमका के वोट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई समस्या है तो मेरा नंबर 97 11 77 1000 है। आप इस पर फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी कई युवाओं से मुझे फोन आया था, जो मुझे ये बता रहे थे दोस्तों कि मुझे डराने की, मुझे धमकाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये कहा जा रहा है, और ये डराने और धमकाने का एक गुट है जो शिवहर में चलता है। वो गुट अंशुमान नंदन सिंह, श्री नारायण सिंह और कुछ व्यक्तियों के आसपास घूमता है, इनके इर्द गिर्द घूमता है। ये व्यक्ति शिवहर में बदमाशी का माहौल बना रहे हैं, ये सब मिलके, और शिवहर के युवाओं को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, मैं सर पे कफन बांध के बैठा हूं। आप ये ध्यान रखना, ये मत सोचना किसी को अगर मेरे परिवार के बारे में 3 पीढ़ियों का इतिहास पता करना हो तो वो जाके पता कर सकता है हम क्या हैं। हम सच के लिए सर कटा सकते हैं, सर नहीं झुका सकते। आप जैसे व्यक्तियों से मैं डरने वाला नहीं। अभी तो बड़े बड़े लोगों से पंगा लेना है मुझे, बड़े बड़े घरियालों से अब के मुंह में हाथ डालना है। आप तो अभी बहुत छोटे लोग हैं, और इसलिए हमसे अगर तमीज में बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे, तो हम आपका काम करेंगे। आप अगर नया गांव के लिए अगर हमने 40 लाख रुपए जो जल नल जल योजना का अगर मैं निकलवा सकता हूं, तो आपके लिए निकलवा भी सकता हूं, और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ सच के लिए लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के लिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और अगर मुझे कोई दबाने की कोशिश करेगा, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे साथी युवा क्रांतिकारी किसी भी साथी को दबाने की कोशिश करेगा, तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके लिए मैंने कई कार्रवाई किए भी हैं। मिर्जापुर दवाई का, हमारे राजेश का चर्चा करता हूं, और भी कई व्यक्ति हैं ऐसे इस टाइप के जो विनय चौधरी हैं, इनको भी धमकाने की कोशिश अभय चौधरी और कमलेश पासवान के द्वारा, बेलवा पंचायत के जो मुखिया हैं उसके द्वारा किया गया। आप पता कर सकते हैं दोस्तों, उनके खिलाफ 118/20 मुकदमा मैंने पिपराड़ी थाने में दर्ज करा दिया है। तो आप इन चीजों को की चिंता फिक्र मत करें। हमें आता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा फंदे खा हूं और विकास दुबे बन गया हूं मैं शिवहर का, तो ये गलतफहमी निकाल के फेंक दें। हमें आपका बेल कैंसिल कराने आता है, और पुनः आपको सलाखों के पीछे पीछे भेजना भी आता है। हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ और मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं उन बात युवाओं को भी फिर आज कहना चाहता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। युवाओं, दोस्तों, मेरे युवा क्रांतिकारी दोस्तों, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे आज हट जाएंगे, मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि आपके अंदर खून नहीं ठंडा पानी बहता है। और इसी वजह से हम शिवहर की स्थिति कई पीढ़ियों से है, और आज हम ये कई पीढ़ियों से आज हम इसे झेल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं फिर आपको इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं दोस्तों,
कई फोन आ रहे हैं, अभी भी बीच में मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, देखो मेरा खून तो ऐसा है, मेरे सामने अगर मेरी मातृभूमि को कोई लूटने खसोटने या भ्रष्टाचार के द्वारा इसे खत्म करने की कोशिश करेगा तो मेरे खून में तो उबाल है, मेरा खून उबल जाता है। और आपके खून में भी वही उबाल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आपको भी चेक करने की जरूरत है, आपको ब्लड टेस्टिंग कराने की जरूरत है। आपके सामने आपकी मातृभूमि, मां समान मातृभूमि का ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति दोनों हाथ से लूट रहे हैं। ये डीएम लूट रहा है, ये जनप्रतिनिधि लूट रहा है, ये विधायक लूट रहा है और ये सांसद लूट रहा है, और फिर भी आप चुप हैं। तो आपको अपने खून की चेकअप कराने की जरूरत है दोस्तों। हमारे अंदर तो उबलता हुआ खून है, मैं तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस व्यक्ति को हमने मदद करके 40 लाख रुपए नल जल योजना का नया गांव पूर्वी पंचायत को दिलवाने में मदद किया, आज वही व्यक्ति जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाया तो वो मेरे खिलाफ अपने गुर्गों से कुछ उल्टे सीधे शब्द बुलवाए हैं। खैर, मुझे डायरेक्ट नहीं बुलाया, वो फेसबुक पोस्ट पे हैं, आप उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं। अब आइए मैं दूसरे अब कुछ समस्याओं की तरफ ले जाता हूं। मैं अपनी निजी समस्याओं में भावनात्मक नहीं होना चाहता, लेकिन ये समस्या हर युवक का है, इसलिए मैं उठाता हूं। कई युवकों का ये फोन आता है कि मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया। आपको जरा भी डरने और धमकी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कीजिए, मुझे उसका प्रूफ दीजिए। हम चलने नहीं देंगे शिविर में, हम शिविर में विकास दुबे नहीं पैदा होने देंगे और किसी भी विकास दुबे को सत्ता की गलियारों तक नहीं पहुंचने देंगे दोस्तों। अब आइए मैं आपको एक समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूं। अम्बा सेकटोली से अम्बा कला गांव में जाने वाला जो पुल था, वो एक अम्बा सेकटोली से अम्बा कला गांव में जाने वाला पुल 2017 में बाढ़ में बह गया था। उसमें बहने की वजह से दोस्तों अभी उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। तो अभी तक 2017 से लेके अभी तक 2020 चल रहा है, अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया गया दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं वहां के प्रशासन, वहां के जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं, वहां के विधायक, उनसे अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके उस पुल की को मरम्मत किया जाए, उस पुल को ठीक किया जाए, जिससे अम्बा से एकटोली से अम्बा कला जाना आसान हो जाए। दोस्तों, अम्बा उत्तरी पंचायत में वार्ड नंबर 10 है, उसकी मेंबर हैं जुबैदा खातून। उनके बारे में ये शिकायत आ रही है, जुबैदा खातून जी, आपने पैसे उठा लिए हैं लेकिन नल जल का काम आपने नहीं किया है दोस्तों। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि कृपया इस काम को कराएं और नल जल योजना, क्योंकि इस समय जल जो है बहुत महत्व रखता है इस बाढ़ के समय में, क्योंकि बाढ़ है, बाढ़ का सीजन है, तो इसमें पानी के संक्रमित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और संक्रमित पानी, सतीश जी को नमस्कार, शैलेंद्र जी को नमस्कार। मैं बहुत लोगों का नाम नहीं, अक्षिता राय जी को नमस्कार। मैं बहुत लोगों का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूं कि जिनका नाम मैं ले लेता हूं उनको धमकी जाता है बाद में कि आप उनको क्यों सपोर्ट करते हैं। डीएम के यहाँ से भी जाता है। अभी सुनने में यह आ रहा था कि डीएम हमारे जो लक्ष्मण पटेल और डीएम के खिलाफ जो मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बार बार बोलता हूं, तो उसको वो फॉरवर्ड बैकवर्ड का रूप देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आप इन सब भ्रांतियों में ना पड़े, ये सब भ्रांतियों में पड़ने का आपको कोई फायदा नहीं है। ये सब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे गोलबंद हो रहे हैं। आप इन भ्रष्टाचारियों के गोलबंद होने से ना डरें, आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये मुट्ठी भर लोग हैं और इन मुट्ठी भर लोगों से अगर आप डर जाएंगे, आज अगर आप डर जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए और फिर आप शर्म से अपना सिर उठा के बात नहीं कर पाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी से। दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आपको आवाज बुलंद करना है। मैं बुजदिली बहुत देखता हूं अपने शिविर के अंदर कि मुझे कई बार ये दिल कचोड़ता है कि मैं बार बार उस शिविर धरती को प्रणाम करता हूं। इस धरती में क्या कोई वीर पुत्र नहीं पैदा हुआ? ऐसे वीर पुत्र जो आवाज मिलाए, मेरे आवाज के साथ आवाज मिला के बुलंदी से जयकारा लगाए। क्या हर व्यक्ति वैसे ही है कि एक आवाज पे अगर फोन कर दिया कि आप नहीं आएंगे तो आप फिर भी? लेकिन है, बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कई अपने आईडी छुपा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ काम करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब तक आप इस बुजदिली को पाल के बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और खून में उबाल लाइए, भगत सिंह बन के ही क्रांति लाया जा सकता है। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि चरखे वाले ने आजादी दिया था। आजादी तो भगत सिंह जैसे व्यक्तियों ने दिया था। आजादी तो भगत सिंह जैसे व्यक्तियों की वजह से मिला था।
आजादी तो अशफाकुल्ला जैसे व्यक्ति की वजह से मिला था। आजादी चरखे वाले की वजह से नहीं मिला था। ये तो अलग बात है, सर तो कोई और कटाता है और क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से भ्रष्टाचार का तंत्र ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना ही एक और एकमात्र उपाय है। और सिर्फ मेरे पोस्ट पे लाइक करके हंस के, कुछ व्यक्ति आते हैं हंस देते हैं, कुछ व्यक्ति आते हैं लाइक करके चले जाते हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, अगर आप आवाज नहीं बुलंद कर सकते कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता कि आप अपनी जान को खतरे में डालिए, क्योंकि ये जो बुजदिली है बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन एटलीस्ट आप उसको शेयर तो कर सकते हैं, शेयर कीजिए। शेयर करने में आपका क्या जाता है, शेयर करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई कुछ कहेगा। बार बार मैं जो भ्रष्टाचार के हर एक मुद्दे पे मैं लिखता रहता हूँ, और ये मैं लिखता रहूंगा। मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं तो आवाज बुलंद करता ही रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, हमारे मुद्दे को कम से कम उठाइए। सिर्फ हंसने से और थंब दिखाने से और लाइक करने से परिवर्तन नहीं आएगा। आवाज उठाइए। नाम इतिहास में लिखवाना चाहते हैं तो टकराना सीखिए। तलबे चाटने वाले लोग इतिहास नहीं रचते हैं, वो तो सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए पैदा होते हैं। इतिहास लिखने वाले टकराने जानते हैं, वो टकराते हैं और इसलिए इतिहास में उनका नाम दर्ज होता है। तो शिवहर के इतिहास में नाम दर्ज कराना है दोस्तों, तो आपको टकराना सीखना पड़ेगा। ऐसे लोगों से डर जाना उपाय नहीं है। ये नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के परिवार के द्वारा जो बदमाशी का सिंडिकेट चला रहा है, इसके खिलाफ बुलंदी से आप उठिए। एक 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 विक्की यादव मारा गया, आप चुप हैं। एक विक्की यादव मारा गया और आप चुप हैं। ऐसे कई विक्की यादव मारे जाएंगे अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है दोस्तों, और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अगर आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कई विक्की यादव मारे जाएंगे शिवहर में, और आप देखते रहेंगे और सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे फिर अब आपका ध्यान रीगा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। रीगा में भी यही सेम समस्या है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि वही समस्या है, सारी समस्याएं आ रही है। अभी मिथिलेश झा के खिलाफ कई शिकायत लोग कर रहे हैं। मिथिलेश झा, क्योंकि मिथिलेश झा हमारे टीम का एक सदस्य हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। सीतामढ़ी में अभी एक शिकायत भी उनके द्वारा दर्ज हुआ है, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। सीतामढ़ी थाने में उन्होंने, रीगा थाने में उन्होंने अपना कंप्लेन दिया है, आवेदन दिया है। देखिए उसकी सुनवाई होती है कैसे होती है। मैं उसको खुद नजदीकी से इस चीज को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ। रीगा में भी जो समस्या है मैं बार बार उठाता हूँ। बरगनिया में पुल नहीं बनाया जा रहा, बरगनिया की स्थिति भी मिला के वो कुल मिला के शिवहर की तरह की स्थिति है। सीतामढ़ी में भी वही सड़क जर्जर है, सब जगह पानी और वही व्यवस्था है। कुल मिला के पूरा तंत्र ही जो है भ्रष्ट है। तो इसको सुधारने के लिए तो देखो आपको आवाज बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, आवाज बुलंद करना पड़ेगा। बेलसंड में आप देखिए कोलसो मतनाजे पुल अब का निर्माण नहीं है, और इधर क्या बोलते हैं आपके विधायक सुनीता सिंह चौहान जी कहते हैं जी इसका डीपीआर बन रहा है, डीपीआर बन के तैयार है। ये झूठा है, सिर्फ जनता से को ठगने के लिए, जनता से वोट लेने के लिए ये बता रहे हैं कि डीपीआर बन गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक भ्रष्ट विधायक है और उन्होंने बेलसंड का कोई विकास नहीं किया है। जो अमित सिंह टुन्ना जी हैं विधायक, जो आपके अमित कुमार टुन्ना जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं रीगा से, वो भी, उन्होंने भी विकास का काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में, जो रीगा को देख के साफ तौर पर स्पष्ट होता है। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी जो सरसोला खुर्द है उसकी चार दीवारी, जो कब्रिस्तान के चारों तरफ चार दीवारी हुआ था, वो चार दीवारी गिर गया। और गिर कुछ दिनों में, महीना भी नहीं टिक पाया, कुछ ही दिनों में गिर गया। 40-45 लाख का काम था, उसमें बहुत घोटाला हुआ। डीएम को भी लिख के दिया गया, डीएम ने उस पर जांच बैठाने के बजाय उसको रिपेयरिंग का ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, वो रिपेयरिंग करा देने के बाद फिर कुछ दिनों तक चल जाएगा, फिर वो गिर जाएगा। तो रिपेयरिंग एक समस्या का समाधान नहीं है। इसका अगर परमानेंट समाधान चाहते हैं तो जो भ्रष्ट अधिकारी है इसकी जांच की जाए। जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसा खाया है, उनकी संपत्ति बेचकर, उससे पैसा वसूली कर, पैसा निकाल कर आप उस पैसे से चार दीवारी का निर्माण करें दोस्तों। तो ये मेरा अपील है, ये मैं आपसे, डीएम साहब आपसे अपील करना चाहता हूँ। विधायक से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। विधायक तो खुद ही भ्रष्ट है, विधायक का ही व्यक्ति है जो इसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया है, जो अभी भी कर रहा है। और ये शिक्षा मित्र है कहीं, और ये टीचर है, फिर भी ये इसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है। दोस्तों ये सब कैसे होता है कि शिक्षक आखिर ठेकेदार कैसे हो सकता है? ये सब सोच सोच के तो मैं कई बार बहुत विचलित हो जाता हूँ
कि जिसका काम जो नहीं है वो काम वो कर रहा है और जिसका काम जो है वो काम वो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की जो स्थिति है, व्यवस्था है, इसके खिलाफ आप अगर आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आज नहीं जगेंगे, आज नहीं उठेंगे, तो फिर कभी नहीं होगा। तो आज ही जागना होगा आपको, आज ही आवाज बुलंद करना पड़ेगा, आज ही इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप अगर बोलना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को पीछे हटना पड़ेगा और ये फिर समाज में गलत तरह की धारणाएं, गलत तरह की व्यवस्था को पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी और आपकी कमजोरी है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को साहस मिलता है। मैं आपको बार बार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखता हूं कि समाज में बुराई क्यों है? समाज में बुराई बुरे लोगों की वजह से नहीं है। समाज में बुराई इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। तो आज अगर खामोश रहे, दोस्तों एक शायर की शेर याद आ रही है मुझे, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। और सन्नाटे के पीछे से एक सदा तब आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। दोस्तों तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा चारों तरफ और ये बुरे लोग आप पर राज करेंगे। और बहुत कुछ सन्नाटा मुझे आज भी देखने को मिलता है। कुछ हमारे दोस्तों ने, जो क्रांतिकारी दोस्त हैं, उन्होंने अपने कुछ पोस्ट डिलीट कर लिया आज। दोस्तों ये डिलीट करना ये दर्शाता है कि वो डर गए हैं। मैं दोस्तों उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर अपने सिद्धांत से पीछे हटेंगे, आप किस लिए लड़ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आप अपने उद्देश्य को पहले निश्चित कीजिए। आपका उद्देश्य अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, आपका उद्देश्य शिवहर का विकास करना है, तो अपने उद्देश्य को तय कीजिए। और अगर अगर आप उद्देश्य को एक बार तय कर लेते हैं तो उस उद्देश्य पर आप किसी भी तरह से पीछे मत हटाइए। आप बिन पेंदी का लोटा मत बनिए। आप एक उद्देश्य तय कीजिए और एक बार उस उद्देश्य पर चलना शुरू कर दीजिए। तो तब तक चलते रहिए जब तक उस उद्देश्य को ना पा लीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जो मैं रिपीट कर रहा हूं आपको। और इस तरह से अगर आप अपनी धारणाएं और विचार बदलते रहेंगे तो आप बिन पेंदी के लोटा बन के समाज में मजाक के पात्र बन के रह जाएंगे। दोस्तों तो किसी के कहने पे एक तो सोच समझ के अपने पोस्ट को डालिए, सोच समझ के अपने पोस्ट को लिखिए। और किसी के कहने पे, डराने पे, धमकाने पे आप उस पोस्ट को डिलीट मत कीजिए। एक बार लिखें तो लिख दीजिए और फिर किसी के कहने पे पीछे मत हटिए। जो किसी के कहने पे चल देते हैं और किसी के कहने पे पीछे हट जाते हैं, उसकी अपनी कोई धारणा नहीं होती, उसकी अपनी कोई विचार नहीं होती। वो तो क्या होते हैं? फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर भी होते हैं और दूसरे टाइप के फॉलोअर होते हैं, बिन तेंदी के लोटा वाले फॉलोअर होते हैं और कभी भी पीछे हट जाते हैं। दोस्तों तो मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़ी अच्छी लग रही है बात सुन के, कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं धमकी से नहीं डरने वाले। दोस्तों तो मुझे भी ऐसे ही युवा क्रांतिकारी जुझारू लोग चाहिए, नहीं तो मैं आपको फिर कहता हूँ कई विक्की यादव का मर्डर हो जाएगा शिवहर में और आप देखते रह जाएंगे। तो इसलिए कोई दूसरा विक्की यादव ना मरे शिवहर में। इसके लिए जरूरी है दोस्तों आपको भगत सिंह बनना, आपको क्रांतिकारी बनना। और किसी के डरने से और धमकाने से, पीछे हटने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और ऐसे में क्रांति भी नहीं आएगा दोस्तों। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके अपनी बात को आज विराम करना देना चाहूंगा। आज मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था दोस्तों, तो मैं कुछ लंबा नहीं आज आपसे के साथ खींच पाऊंगा। और मैं आपसे यही कह के पूर्ण विराम करूंगा इस बात को कि आप डरे नहीं। मैं आपके साथ हूं। आप डराने वालों का रिकॉर्डिंग करें, मुझे बताएं। अगर आप पीछे हट गए तो आपके आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने आने वाली पीढ़ी से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाएंगे। आपका सिर शर्म से लटक जाएगा। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। सन्नाटे के पीछे से तब एक सदा ये आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।